चाहे हो स्कूल या कॉलेज की तैयारी, प्रतियोगी परीक्षा या सामान्य ज्ञान, स्टडी हब है हर विद्यार्थी का सच्चा साथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी हब, यूट्यूब का भरोसेमंद चैनल जहां आपकी पढ़ाई को आसान बनाया जाता है। यहां आपको मिलेंगे आसान नोट्स, ट्रिक्स, वीडियोस और ढेर सारी जरूरी जानकारी। सब कुछ एक ही जगह, एकदम फ्री में। आज हम जिस पुस्तक का रिवीजन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्राचीन भारत, जो कि एस.के. पांडे द्वारा लिखित पुस्तक है। और इसका जो फ्रंट पेज है वह कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसका लास्ट पेज इस तरह से है और इसकी जो कीमत है वो 350 रुपये है। इसकी अनुक्रमणिका को देख लेते हैं। अध्याय 1 बनाया है जिसमें विषय प्रवेश नाम दिया है। अध्याय 2 प्रागैतिहासिक काल, अध्याय 3 हड़प्पा सभ्यता, अध्याय 4 वैदिक संस्कृति, अध्याय 5 संगम युग, अध्याय 6 द्वितीय नगरीय क्रांति एवं मगध का उत्कर्ष, अध्याय 7 में धार्मिक आंदोलन, अध्याय 8 में मौर्य साम्राज्य, अध्याय 9 में मौर्योत्तर काल और अध्याय 10 में गुप्त काल, अध्याय 11 गुप्तोत्तर काल और अध्याय 12 प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन और लास्ट में परिशिष्ट दिया गया है। इसमें आज हम जो पढ़ेंगे वह पहला चैप्टर रहेगा विषय प्रवेश। इतिहास का प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। एस.के. पांडे द्वारा लिखित पुस्तक है। इसको आप ऑडियो बुक के रूप में भी सुन सकते हैं। इतिहास 3 शब्दों इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इस प्रकार इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की असीमता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से की जाती है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं, जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। प्राचीन काल में भारत में विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष अर्थात भारतों की भूमि के नाम से जाना जाता था। विष्णु पुराण में उल्लेखित है। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतति भारतीय है। इस देश का भारत नामकरण ऋग्वेद काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया लगता है। भारत देश जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था और सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले हकामनी ईरानियों के द्वारा दिया गया। पारसियों के पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है जिंद अवेस्ता में सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र का उल्लेख करते हुए सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनानियों ने बाद में इस शब्द को और ईरानियों से उधार लेकर सिंधु नदी को इंडोस नाम से पुकारा। ईरानियों या पारसियों की पुस्तक मेरे यास्त्र और यासना में सिंधु नदी के स्थान पर हप्त हिंदू का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि ईरानी स के स्थान पर ह का प्रयोग करते थे। इन्हीं पुस्तकों के बाद में हिंदू के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है, जिससे पता चलता है कि इस शब्द का विस्तार इंडस के क्षेत्र के आगे के प्रदेश तक था। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने इंडोस शब्द का प्रयोग पर्शियन साम्राज्य की क्षत्रपी के लिए किया था, लेकिन बाद में यूनान और रोम दोनों के लेखकों द्वारा इस शब्द को समूचे देश के लिए लागू कर दिया गया। ईसा की प्रथम शताब्दी में चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर चीनियों ने भारत के लिए टिएनचू अथवा चुआंतू शब्द का प्रयोग किया, लेकिन रेनेसां के बाद वहाँ पर यिंतू शब्द का प्रचलन हो गया। फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होड्डू और लैटिन में इंडस और चीनी में तिएनचू, ये सभी शब्द सिंधु शब्द के बिगड़े हुए रूप हैं। इस प्रकार भारत के वंशज भारतीय अथवा हिंदुओं के नाम से जाने जाने लगे। इत्सिंग का कहना है हिंदू नाम का प्रयोग केवल उत्तरी जनजातियों द्वारा किया जाता है और स्वयं भारत के लोग इसे नहीं जानते। यह इत्सिंग का कथन है। इस प्रदेश के एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व
छठी शताब्दी ईसा पूर्व की पाणिनि की लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। तब भारत नाम का जनपद कंबोज से मगध तक विनिर्दिष्ट 22 जनपदों में से एक था। बाद में बौद्ध साहित्य में प्राचीन सप्त सिंधु के अनुरूप 7 भारत प्रदेशों का उल्लेख है। सिंह ने भारत के लिए आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया। पतंजलि के समय 150 ईसा पूर्व आर्यव्रत शब्द का उल्लेख मिलता है। पुराणों में भारतवर्ष शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है, वह देश जो समुद्र अर्थात हिंद महासागर के उत्तर में और बर्फीले पर्वत हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जहाँ पर 7 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं अर्थात महेंद्र, मलय, सही, सुक्ति, मतऋक्षि, गोंडवाना के पहाड़, विंध्य और परियात्र, अरावली तथा पश्चिमी विंध्य पर्वत श्रेणियाँ यहाँ भारत के वंशज रहते हैं और जिसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन, आयोनियन अथवा यूनानी रहते हैं और उनके अपने लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अर्थात हिंदू हैं। परंतु भारतवर्ष नाम इंडिया शब्द की तरह केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है जो ऋग्वेद के भरतों के देश का संकेत देता है। हिंदुओं की नित्य प्रति की साधारण प्रार्थना में एक हिंदू से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी भारत भूमि की छवि का स्मरण उन 7 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी के देश के रूप में करे, जिसके अंतर्गत उसका सारा क्षेत्र शामिल है। एक अन्य प्रार्थना में इस भूमि का स्मरण 7 पुरियों, पवित्र नगरों अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका जिसे उज्जैनी कहते हैं और द्वारावती जिसे द्वारका कहते हैं के देश के रूप में किया गया है। ये नगर भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शंकराचार्य ने देश की एकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश के 4 छोरों पर 4 मठ स्थापित किए थे। उत्तर में हिमालय में बद्री केदार के निकट ज्योतिर्मठ और पश्चिम में द्वारिका में शारदा मठ और पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ तथा मैसूर में श्रृंगेरी मठ। इस प्रकार सिंधु संस्कृति के संप्रदाय अथवा पंथ राष्ट्रीयता के सहायक हैं, विरोधी नहीं। भागवत पुराण और मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत अंश पाए जाते हैं, जिसमें भारतवर्ष को देवताओं द्वारा निर्मित भूमि बताया गया है और कहा गया है कि देवता भी पृथ्वी के इस स्वर्ग में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। इतिहास का अध्ययन लोगों, समाजों और राष्ट्रों को समझने में सहायता करता है और अंततः संपूर्ण मानवता को पहचान और अपनत्व का भाव मिलता है। इतिहास का अध्ययन लोगों को उनकी संस्कृति, धर्म और समाज व्यवस्था को जानने, समझने तथा उनका आदर करने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन हमें अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। यह हमें उन गलतियों को दोहराने से रोकता है जिनके कारण हमें अतीत में युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों और घोर आपदाओं को झेलना पड़ा। इतिहास हमें यह भी बताता है कि उन बुराइयों को कैसे नज़रअंदाज करें जिन्होंने समाज में समस्याएं खड़ी कर दी थी और उन बातों का कैसे अनुसरण करें जिनसे समरसता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इतिहास लोगों को उनकी पहचान देता है। अतीत के अध्ययन का अर्थ नहीं कि अध्ययनकर्ता अतीत में जीता है, बल्कि वह अतीत के साथ जीना सीख लेता है। इस इतिहास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम स्वीकार कर सकें या जिसका हम परित्याग कर सकें। अगला पॉइंट है इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा। बहुत से विदेशी विद्वानों का मत था कि भारतीयों में इतिहास लेखन की कोई समझ नहीं थी और इतिहास के नाम पर जो कुछ लिखा गया था वह बिना अर्थ वाली कहानी से अधिक कुछ नहीं है।
उनका यह निर्णय सतही जान पड़ता है। प्राचीन भारत में इतिहास के ज्ञान को बहुत उच्च स्थान दिया जाता था। उसे वेद के समान पवित्र माना जाता था। अथर्ववेद, ब्राह्मणों और उपनिषदों में इतिहास पुराण को ज्ञान की एक शाखा के रूप में शामिल किया गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा को यह सलाह दी कि उसे प्रतिदिन अपना कुछ समय इतिहास का वर्णन सुनने में लगाना चाहिए। पुराणों के अनुसार इतिहास के विषय हैं सर्ग अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसर्ग मतलब सृष्टि का प्रत्यावर्तन एवं प्रतिविकास, फिर मनवंतर समय की आवृत्ति और वंश, राजाओं और ऋषियों की वंशावली और वंशानुचरित कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियाँ, ये सब इतिहास के विषय हैं। भारत का पौराणिक साहित्य बड़ा विशाल है। 18 मुख्य पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं और अनेक अन्य ग्रंथ हैं। सभी पुराणों में राजवंशों का वर्णन अर्जुन के पौत्र परीक्षित के शासनकाल को आधारभूत संदर्भ बिंदु मानते हुए किया गया है। उससे पहले के सभी राजवंशों और राजाओं का उल्लेख भूतकाल में किया गया है और उत्तरवर्ती राजाओं और राजवंशों का उपयोग भविष्यकाल में किया गया है। संभवतः इसका कारण यह है कि परीक्षित के राज्यारोहण को कलयुग का आरंभ माना जाता है। बहुत से विद्वानों का विचार है कि यह इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि शायद पुराणों के लिए जाने का काल परीक्षित के शासनकाल में पूरा हुआ था। पुराणों के संदर्भ में यह स्मरण रहे कि प्राचीन भारत में इतिहास को अतीत के प्रकाश में वर्तमान और भविष्य को आलोकित करने का साधन समझा जाता था। इतिहास का प्रयोजन यह समझना और बताना था कि व्यक्तियों का परिवार के प्रति, परिवारों का अपने देश, अपने वंश के प्रति, वंशों का गांवों के प्रति और गांवों का जनपद व राष्ट्र के प्रति और अंततः समूची मानवता के प्रति क्या कर्तव्य हैं और उसमें त्याग और बलिदान की भावना कैसे उत्पन्न की जाए। इतिहास को राजाओं, राजवंशों के नामों और उनकी उपलब्धियों आदि का विशाल संग्रह नहीं समझा जाता था। इसे सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना जागृत करने का एक सशक्त साधन माना जाता था। शायद इसलिए वर्षा ऋतु में और त्योहारों एवं पर्वों के अवसर पर प्रत्येक गांव और नगर में पुराणों का वाचन और श्रवण वार्षिक समारोह का एक आवश्यक अंग था। हो सकता है कि पुराण आधुनिक इतिहास लेखन की कसौटी पर खरे न उतरे अथवा जिन्होंने इसे लिखा है उन्हें इतिहास कार्य के शिल्प विधान का ज्ञान न हो, किंतु उन्हें अपने कार्य के प्रयोजन एवं स्वयं इतिहास के प्रयोजन की पूरी जानकारी थी। F.E. पार्जिटर और H.C. रायचौधरी जैसे इतिहासकारों ने पुराणों में वर्णित विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों के आधार पर इतिहास लिखने की कोशिश की है। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है जो तब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे। कल्हण की राजतरंगिणी को पहली वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। इसमें 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास वर्णित है। कल्हण के विवरण से पता चलता है कि प्राचीन भारतीय विलुप्त तथा विस्मृत इतिहास को पुनर्जीवित करने की कुछ आधुनिक विधियों से भी परिचित थे। वह लिखता है, वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी हैं जो राग द्वेष से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों के निरूपण में ही अपनी भाषा का प्रयोग करता है।